बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कंस्ट्रक्शन हैक्स। ये हमारा बेसिक नॉलेज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले वो आप लाजमी वीडियो देखें ताकि आपको जो पहले 7 पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएं, उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी नंबर 8 पॉइंट्स से है। नंबर 8 पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि राइजर फॉर स्टेयर बिटवीन 150 mm टू 200 mm और 6 इंच टू 8 इंच। जो हमारा सीढ़ी का राइजर होता है, राइजर किसको कहते हैं? राइजर हमारा जो स्टेप का वर्टिकल हिस्सा होता है। फ़र्ज़ करें ये हमारा स्टेप है, तो ये जो इसका वर्टिकल हिस्सा होता है इसको राइजर कहते हैं, जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल होता है जिस पे हम पाँव रख के मूव करते हैं इसको ट्रेड कहते हैं। तो राइज़र जो है हमारा वो 150 mm से 200 mm तक होना चाहिए मिनिमम, यानी कि 6 इंच से लेके 8 इंच तक। और इसी तरह नंबर 9 पॉइंट है कि ट्रेड जो हमारा है वो 250 mm से लेके 300 mm तक होना चाहिए, यानी कि 10 इंच से लेके 12 इंच तक होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो नंबर 10 पॉइंट्स है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब इज़ 500। 1 मीटर क्यूब में जो हमारी ईंटें लगती हैं वो 500 ईंटें लगती हैं। इसी तरीके से जो 1 फीट क्यूब होता है उसमें हमारे पास 30.5 या इसको हम 14 काउंट करते हैं कि 14 ईंटें लगती हैं। इससे क्या है कि इससे आप इजीली अपना जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है ब्रिक का, जितना भी आपका जो आपका ड्राइंग होती है उससे आप अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि आपके जो टोटल ब्रिक वर्क होना है उसका कितना वॉल्यूम है, कितने मीटर क्यूब है। उसको आप 500 से पर मीटर क्यूब जो हमारी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करके तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कितनी रिक्वायर्ड हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 500 ब्रिक्स हैं ये विद मॉर्टर होती हैं। अगर आप विदाउट मॉर्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्वांटिटी इससे बढ़ जाती है, वो तकरीबन आपकी 550 तक चली जाती है। तो ये विद मॉर्टर है। तो इस तरीके से आप 500 पर मीटर क्यूब को यूज़ करते हुए अपनी टोटल क्वांटिटी निकाल के ब्रिक्स की टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर में आपको कंस्ट्रक्शन करते हुए कितनी ब्रिक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। नंबर 11 पॉइंट है हमारे पास कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं स्लैब्स के लिए वो M15 होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि M15 क्या होता है। यहाँ M रिप्रेजेंट करता है मेगा पास्कल को और जो 15 है वो स्ट्रेंथ को शो करता है, यानी कि M15 का मतलब है कि जो हमारा कंक्रीट होता है उसकी कंक्रीट चूँकि हमारा जो है वो आफ्टर 28 डेज जो है वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करता है। तो आफ्टर 28 डेज उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए M15 कंक्रीट की वो 15 मेगा पास्कल होनी चाहिए या 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होने चाहिए। तो M15 कंक्रीट की ये स्ट्रेंथ कैसे अचीव होती है, इसके लिए हमें क्या रेशो चाहिए होती है? तो इसके लिए हमें 1:4 की रेशो चाहिए होती है, यानी कि 1 सीमेंट 2 सैंड एंड 4 क्रश यानी कि बजरी। तो ये मोस्टली हम यही कंक्रीट जो है अपनी फाउंडेशन या स्लैब में घरों में मोस्टली काम के लिए हम यही कंक्रीट जो है वो यूज़ करते हैं। आप जब आपका कोई प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो तो उसके लिए ये वेरी कर सकता है। उसके लिए आप M20 पे भी जा सकते हैं, M25 पे भी जा सकते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू M15। लेकिन घरों के लिए अमूमन हम M15 कंक्रीट यूज़ करते हैं जिसकी रेशो 1:4 होती है और जिसकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 15 मेगा पास्कल होती है। नंबर 12 पॉइंट हमारे पास है कि यूनिट वेट ऑफ स्टील का जो फार्मूला होता है कि स्टील आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो D²/162.162 इन kgs होता है। तो यहाँ आप हमारे पास D² जो होता है ये डाया होता है, स्टील का डाया होता है। तो यहाँ मैं आपको 4 सूत्र की बार का यानी कि कैलकुलेट करके दिखाता हूँ जिसका डाया 12 mm होता है। तो अगर हम इधर वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करें 12 × 12/162.162 तो ये हमारे पास आ जाता है 0.88 kg पर मीटर। तो ये पर मीटर लेंथ इन केजीज आपका वेट आ जाता है। तो यहाँ आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करवा के जितनी भी आपकी स्टील की लेंथ है
तो केजीज में आपका वेट आ जाएगा। तो आप अपना टोटल वेट ऑफ स्टील इजीली इस फार्मूले को यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 13 पे हमारे पास आ जाता है कि लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर स्टील मोर देन डाया ऑफ 36 mm। अगर तो आपकी स्टील जो है उसका डाया, ये जो है हमारे पास डाया होता है 36 mm से ज़्यादा हो जाए, तो इस सूरत में हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं करते। लैपिंग क्या होती है कि दो स्टील्स का जो आपस में जिस पॉइंट पे आपस में वो मिल रही होती हैं, ये पॉइंट जो होते हैं ये लैपिंग जोन होती है। तो अगर तो 36 mm से कम डाया की स्टील्स हैं, देन हम जो है वो लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर 36 mm से स्टील बड़ा हो जाता है, डाया उसका बढ़ जाता है, तो फिर हम लैपिंग नहीं, फिर हम कपलिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्या होता है कि कपल्स होते हैं, उनमें हम स्टील को फिक्स करते हैं, अपने दोनों स्टील्स को दरमियान में इसको कपलिंग के साथ जोड़ देते हैं। तो उस सूरत में हम ओवरलैपिंग की तरफ नहीं जाते। नंबर 14 और इस पार्ट का लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आप जो आपकी जो ब्रिक है घर में यूज़ होने वाली, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 7.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो एक वीक ब्रिक है, उसको हम हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे, इजीली ब्रेकेबल है। तो लिहाजा आपकी जो ईंट है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।